हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लिविंग वर्ल्ड के दो प्रॉपर्टीज, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दो कैरेक्टरिस्टिक, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस के बारे में। ठीक है, तो जो इससे पहले वाली वीडियो है उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में एंड कॉन्शियसनेस के बारे में। ठीक है, सो दिस इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड ऑफ क्लास 11th। दिस चैप्टर इज आपके जो है नीट की प्रिपरेशन के लिए बेसिक चैप्टर है, ये आपका बेस डेवलप करता है एक तरह से। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखो हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। सो फर्स्ट जो हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर्टी, दैट इज मेटाबॉलिज्म। अगर आपको बोला जाए मेटाबॉलिज्म क्या है तो आप कैसे डिफाइन करोगे मेटाबॉलिज्म को? आप बोलोगे मैम मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती है वो होता है मेटाबॉलिज्म, है ना? Yes, so metabolism is basically sum total of all the chemical reactions occurring inside the cell or occurring inside the body or in the tissue. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब उसमें कुछ रिएक्शंस एनाबॉलिक हो सकती है, मींस जो कि सिंथेसिस रिएक्शन है जहां पे कुछ नए कंपाउंड्स बन रहे हैं, और कुछ रिएक्शंस हो सकती है कैटाबॉलिक, जिसमें कि कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है, एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज सम टोटल ऑफ all the chemical reactions sum total of all the chemical reactions occurring inside the cell ठीक है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में दो तरह की रिएक्शंस आ सकती हैं। मेटाबॉलिज्म इंक्लूड एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में कैसी रिएक्शंस आती है बेटा? सिंथेसिस रिएक्शन या सिंथेटिक रिएक्शंस बोल सकते हो आप। और कैटाबॉलिज्म में कैसी रिएक्शंस होती है? ब्रेकडाउन रिएक्शंस, या फिर आप बोल सकते हो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, जिसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस मींस उसमें लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो रहा है, और एनाबॉलिज्म के अंदर क्या हो रहा है? सिंपलर मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। और यहाँ पर क्या हो रहा है? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आगे जाके ब्रेक हो रहा है किसमें? सिंपलर मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस है। लाइक अगर मैं बात करूं प्लांट्स के अंदर, जैसे फोटोसिंथेसिस होती है तो वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, और इस पूरे को हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे कि सो मेनी एनाबॉलिक रिएक्शंस आर देयर, सो मेनी कैटाबॉलिक रिएक्शंस आर देयर, एंड कलेक्टिवली हम उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब बात करते हैं क्या मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की? यस और नो। तो उसमें आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है कि इट इज अ मेजर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बट इसके लिए एक सेल का होना जरूरी है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज मस्ट, अदरवाइज जो मेटाबॉलिज्म है उसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं या नॉन डिफाइनिंग क्या होते हैं। मैं आपको एक हल्का सा ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ किन प्रॉपर्टीज को हम डिफाइनिंग बोलते हैं। वो प्रॉपर्टीज जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करेंगे पर कोई भी नॉन लिविंग थिंग उसे शो नहीं करेगी। एंड नॉन डिफाइनिंग हम उनको बोलते हैं जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या तो शो नहीं कर रहे, कोई एक्सेप्शन है, या फिर उसको कोई नॉन लिविंग थिंग भी शो करती है। जैसे ग्रोथ के अंदर माउंटेन्स होते थे, स्नो माउंटेन, सैंड ड्यून्स, है ना? और रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ ह्यूमन फर्टाइल, मतलब कुछ ह्यूमन कपल्स थे जो कि इनफर्टाइल थे, तो वो थे नॉन डिफाइनिंग। पर ये डिफाइनिंग है। ठीक है, एनसीईआरटी क्या बोलती है इसके बारे में वो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का। इट इज ए मेजर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, it is a major defining property, but cellular organization is must। मतलब एक सेल का होना जरूरी है। जो आपका मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, दे मस्ट बी इनसाइड अ सेल, वो एक सेल के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, बट सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज मस्ट, अदरवाइज metabolic reactions
अदरवाइज मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड दी या अकरिंग इन विट्रो, ऐसे लिखना, मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग इन विट्रो। इन विट्रो हम किसको बोलते हैं? कोई भी चीज जो लैब में हो रही है, लेबोरेटरी में, या कोई भी चीज टेस्ट ट्यूब के अंदर आप कर रहे हो, ठीक है। आर ऑल्सो लिविंग, आर ऑल्सो लिविंग। समझ आ रही है बात, क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल बोलेंगे कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग मानेंगे, पर वो कहाँ होनी चाहिए? वो एक सेल के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। वो जो एनाबॉलिज्म है और जो कैटाबॉलिज्म है, इट मस्ट बी इनसाइड अ सेल, तभी हम उसको लिविंग बोलेंगे। अदरवाइज, या तभी हम उसको डिफाइनिंग बोलेंगे। अदरवाइज वैसी सेम रिएक्शंस तो आप लेबोरेटरी में भी करा सकते हो, टेस्ट ट्यूब के अंदर, बीकर के अंदर, लैब में हो सकती है ना, पर वो तो लिविंग सिस्टम थोड़ी है, लैब तो एक नॉन लिविंग सिस्टम है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर लैब के अंदर अगर हमने एक सेल नहीं लिया मेटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, अगर हमने एक सेल को कंसीडर नहीं किया, तो जो रिएक्शन लेबोरेटरी में होगी वो भी तो लिविंग हो गई फिर, ठीक है। सो मेटाबॉलिज्म कब डिफाइनिंग बनेगा? जब वो एक सेल के अंदर हो रहा है। आउटसाइड द सेल, इन द इनसाइड अ टेस्ट ट्यूब, इनसाइड अ बीकर, इनसाइड द लैब, इट इज नॉन लिविंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, राइट। देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है मेटाबॉलिज्म के बारे में, वो ये है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो आपकी सेल के अंदर हो रही है, कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है या कुछ सिंथेसिस हो रही है, उन रिएक्शंस को हम आउटसाइड द सेल भी तो करवा सकते हैं। तो आउटसाइड द सेल अगर कोई चीज हो रही है, उसको बोलते हैं सेल फ्री सिस्टम, मींस इट इज फ्री फ्रॉम सेल, वो सेल के बाहर है, ठीक है। सो यहाँ पे याद रखना है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन ऑल्सो बी demonstrated outside the cell in a cell free system। और वो सेल फ्री सिस्टम क्या है बेटा? लैब, टेस्ट ट्यूब, बीकर, वही तो है सेल फ्री सिस्टम। पर अगर आप सेल के बाहर उसको करवा रहे हो तब वो डिफाइनिंग नहीं है, जब तक आप उसको सेल के अंदर करवा रहे हैं तभी वो डिफाइनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें बोल सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट, कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग आउटसाइड द सेल, दैट इज इन द लैब, दे आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग बट आर श्योरली लिविंग रिएक्शंस, ठीक है। मैं पहले लिख देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। तो अब यहाँ पे लिखना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, metabolic reactions occurring outside the cell, that is in laboratory, are neither living nor non-living but are surely living reactions, but are surely living reactions, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझिए, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप रिएक्शंस को, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को सेल के बाहर करवा रहे हैं, सेल फ्री सिस्टम में, मतलब लैब में, टेस्ट ट्यूब में, बीकर में, तो वो रिएक्शन जो है वो एक लिविंग सिस्टम तो नहीं है ना। बीकर क्या हो गया? नॉन लिविंग सिस्टम। तो उनको ना तो हम लिविंग बोलेंगे ना ही हम उनको नॉन लिविंग बोलेंगे। बट अगर आप एक देखो, वो रिएक्शन जो हो रही है बीकर में भी, उसमें कुछ भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हो ही रहा है ना। आपके सेल के अंदर भी वही होता था, सबस्ट्रेट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, और बाहर भी वही हो रहा है, सबस्ट्रेट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब है, ना तो उसको लिविंग बोला जाएगा ना ही हम उसको नॉन लिविंग बोल सकते हैं। पर अगर एक रिएक्शन के सेंस में हम सोचे तो वो तो लिविंग ही है ना। समथिंग इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू समथिंग एल्स, तो वो चीज, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हम तभी मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग बोलेंगे जब वो कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर। आउटसाइड द सेल हम उसको ना ही लिविंग बोलते हैं ना ही नॉन लिविंग। बट अगर एक रिएक्शन के सेंस में अगर हम देखें तो A इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू B या सबस्ट्रेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लिविंग रिएक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, विच इज कॉन्शियसनेस। ओके, सो सेकेंड इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के बारे में एनसीईआरटी बोलती है, इट इज मोस्ट ऑब्वियस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मीन्स कोई इस पे डाउट कर ही नहीं सकता, ये तो है ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बिकॉज कॉन्शियसनेस तो नॉन लिविंग थिंग्स में होती ही नहीं है, ठीक है। अब ये मेरे पास जो पेन है, अगर इस पेन को मैं उठा के फेंक दूं या कुछ भी कर दूं, क्या ये मेरे को रिस्पॉन्ड बैक करेगा या मेरे को कुछ बोलेगा कि भाई आपने मुझे क्यों फेंका? नहीं ना।
सो दिस इज नॉन लिविंग। इसको आप नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ भी आपकी सराउंडिंग नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भी है उनमें कॉन्शियसनेस नहीं होती। कॉन्शियसनेस हम किस चीज को बोलते हैं? कॉन्शियसनेस इज बेसिकली रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, आपके आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके टुवर्ड रिस्पॉन्स करना। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे जो एनसीईआरटी का है, जो इंपॉर्टेंट है, इट इज मोस्ट ऑब्वियस but technically complicated defining property। डिफाइनिंग तो बोलना ही बोलना है आपको, ठीक है ना, बट कैसी है? थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड। टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या है कि जैसे आपने बाकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, उनको समझ पाना क्या था? सिंपल, ग्रोथ में क्या होता है? इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? पेरेंट से प्रोजेनी बनना। मेटाबॉलिज्म में आपने क्या देखा? एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, यही सब तो था। पर कॉन्शियसनेस में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे मैम इसमें न्यूरॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, रिफ्लेक्स एक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, सिग्नलिंग है यहाँ पर, है ना। तो वही चीज है, उसी उस सेंस में बोल रहे हैं कि जो बाकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है उनके रिस्पेक्ट में इट इज टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड। ये कैसी है, इसको समझ पाना थोड़ा सा, ये कैसे काम करती है, कैसे ये होता है, कैसे सिग्नलिंग इतनी फास्ट है, इतनी क्विक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बट विदाउट एनी डाउट इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इट रेफर्स टू, क्या होता है कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस रेफर्स टू response to stimulus, ability to respond to stimulus, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, राइट। अब ह्यूमंस को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमंस आर रिगार्डेड एज मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल। हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट एनिमल है क्योंकि हमारे अंदर कॉन्शियसनेस तो है ही, उसके साथ साथ हमारे अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है। ठीक है, सो ह्यूमंस आर regarded as most intelligent animal. Humans are regarded as most intelligent animal due to self consciousness। क्या होता है हमें बेटा? सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है सेल्फ अवेयरनेस। हम अपने बारे में अवेयर है, what good is happening with us, what bad is happening with us, हम सब चीजों के बारे में अवेयर होते हैं, बट अदर एनिमल्स डोंट। ठीक है, उनको नहीं पता चलता इस चीज के बारे में। ठीक है, हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, किसी अच्छी सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना है, खराब सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे हमें आगे कोई सिचुएशन अगर आ जाती है खराब तो हाउ टू डील विद इट, ये सारी प्रॉपर्टीज बाकी एनिमल्स में नहीं होती है, सिर्फ हमारे अंदर ही होती है। तो हम बाकी एनिमल्स के कंपैरिजन में ज्यादा सुपीरियर क्यों हैं? ड्यू टू सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब एक पर्सन है जो कि है तो ह्यूमन बट इट इज लाइंग, मतलब एक पर्सन लाइंग इन कोमा में है वो, तो वो तो ब्रेन डेड होते हैं। कोमा में पता है क्या होता है? आपका ब्रेन डेड हो जाता है, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, आपको सामने चीजें दिखाई भी दे रही है, आपको क्या हो रहा है आप सोच, मतलब समझ नहीं आता कि क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है, अगले बंदे को क्या बोलना है, क्या कैसे बोले, कैसे रिएक्ट करे। तो उस पर्सन में क्या बोलेंगे? वो तो है तो वो भी ह्यूमन। सो अ पर्सन लाइंग इन कोमा, कोमा के पेशेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन डेड। बिकॉज उनका ब्रेन काम नहीं करता बेटा, उनको मशीन से हम सपोर्ट करते हैं, उनके सारी बॉडी ऑर्गन्स जो है दे आर सपोर्टेड बाय मशीन। वो लिविंग तो है बट उनकी लिविंगनेस जो है दैट इज ड्यू टू दी मशीनरी सिस्टम की वजह से उनको मशीन सपोर्ट करती है, पर उनका दिमाग खुद से नहीं चलता, ब्रेन नहीं चलता उनका। ठीक है, सो ब्रेन डेड पेशेंट जो होते हैं हैव वेरी लो डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस बट नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। उनमें जो कॉन्शियसनेस है ना वो भी बहुत कम है, बहुत ना के बराबर, बट नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो है तो ये भी ह्यूमन। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती बिल्कुल भी, बट उनमें क्या होता है बेटा? कॉन्शियसनेस। ठीक है, वो भी बहुत लो डिग्री, वो भी मशीन्स की वजह से। मीन्स अगर आप किसी कोमा पेशेंट से मिलते हैं तो वो बंदा, उसको इतना जरूर पता है कि कोई मेरे से मिलने आया है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, बट उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे उससे बात करनी है, वो उस बंदे से नहीं हो सकती। तो उसको बोलते हैं कि हाँ वो उसका ब्रेन थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग जो है कर पा रहा है, बट
कैसे रिएक्शन देनी है, एक्शन कैसे करना है वो उसको नहीं पता, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं लो डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज मेनली ड्यू टू द मशीनरी सिस्टम, वो मशीन उसमें हेल्प कर रही है उसे, ठीक है, उसकी बॉडी को जो सपोर्ट कर रही है वो, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, अगर इन दोनों में आपसे पूछा जाए कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस में से कौन डिफाइनिंग है, तो डिफाइनिंग आपको इसको बोलना है, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया है, आज भी इस वीडियो में बताया है, डिफाइनिंग किसको बोलते हैं, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करेंगे और कोई भी नॉन लिविंग थिंग शो नहीं करेगी। बट हम सेल्फ कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि इसको तो सिर्फ कौन शो कर रहा है, ह्यूमंस, ह्यूमन थोड़ी आते हैं सिर्फ लिविंग में, और भी तो ऑर्गेनिजम्स है, तो ये नॉन डिफाइनिंग है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें पकड़ी जाती है नीट के अंदर, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज करके पूछा जाता है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो बच्चे कॉन्शियसनेस सुनते ही बोलते हैं हाँ हाँ ये तो डिफाइनिंग है, नो ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या एग्जाम्पल्स हैं कॉन्शियसनेस के। सो अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, अब जैसे प्लांट्स के अंदर भी कॉन्शियसनेस होती है, आपने देखा होगा हमेशा जो रूट्स हैं दे ग्रो टुवर्ड्स द ग्रेविटी, कभी भी रूट्स ऊपर ग्रो नहीं करती है। अब आप बोलोगे मैम राइजोफोरा में, वो तो एक्सेप्शन है बेटा, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। अगर हम देखें एक प्लांट में, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में रूट्स ऑलवेज ग्रो डाउन द ग्रेविटी, दैट मीन्स रूट ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू ग्रेविटी। सो रूट्स का जो रिस्पॉन्ड है टुवर्ड्स ग्रेविटी वो एक कॉन्शियसनेस ही तो है, वो एक रिस्पॉन्स ही तो है टुवर्ड्स द स्टिमुलस, ठीक है। तो फर्स्ट लिखेंगे रूट्स ऑलवेज ग्रो towards the gravity, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, जो सनफ्लावर है उसका फेस हमेशा कहाँ रहता है, इन द डायरेक्शन ऑफ द सन, वो हमेशा सन के डायरेक्शन में वो ऐसे जैसे टर्न करता रहता है। व्हाट डज दैट मीन्स, वो भी तो एक रिस्पॉन्स ही है कि उसके हेड में, मतलब सनफ्लावर में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, ऑक्सीजन हार्मोन है, कुछ भी है जो सन के टूवर्ड्स बेंडिंग शो कर रहा है, उसके टूवर्ड वहां पे उसको रिस्पॉन्स शो कर रहा है, ठीक है। सनफ्लावर is always directed towards sun, है ना। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं मिमोसा पुडिका, विच इज टच मी नॉट प्लांट, है ना, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। जब आप उसे टच करते हो, छुई मुई जिसको बोलते हैं, आप उसे टच करते हो, उसकी लीव्स ऐसे ड्रूप हो जाती है, ऐसे फोल्ड हो जाती है, तो वो क्या है, दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। व्हाट इज द स्टिमुलस हियर, दैट इज टच, ठीक है। मिमोसा पुडिका, इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका, इट इज अ मेंबर ऑफ फेबेसी फैमिली, ठीक है, ये आगे के चैप्टर्स में आ जाएगा। टच मी नॉट प्लांट इज सेंसिटिव टुवर्ड्स टच, किसके टुवर्ड्स सेंसिटिव है, टच, तो ये भी तो एक रिस्पॉन्स है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आप बोल सकते हो सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स जो होते हैं बेटा, दीज आर द ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये प्लांट्स का और एनिमल्स का कुछ ग्रुप है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर में ही ब्रीड करते हैं। जैसे आपने सुना होगा हाइबरनेशन विंटर स्लीप, एस्टिवेशन समर स्लीप, कुछ जू प्लैंक्टन्स का सुना होगा जो बच्चे 12th में है, वो क्या करते हैं, डायपॉज, ड्रॉपर को पता होगी ये चीज, ठीक है। तो कहने का मतलब है सीजनल ब्रीडर्स आर दोज ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच विल ब्रीड ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर, वो हमेशा ब्रीड नहीं करते। तो ऐसा क्यों, उनका जो ब्रीडिंग पैटर्न है, उनका जो रिप्रोडक्शन करने का पैटर्न है, वो किसके साथ साथ बदल रहा है, अकॉर्डिंग टू दी टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू दी क्लाइमेट, है ना। तो उसमें क्या हो गया, उनको हमने यही तो बोला ना, सीजनल ब्रीडर्स है, वो हमेशा रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो उनमें जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू दी फोटो पीरियड, उनको किस तरह का लाइट चाहिए, ज्यादा लाइट चाहिए, कम चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, है ना। तो जो बच्चे 11th में अभी आए उनके लिए चीजें थोड़ी सी नई होगी, पर 12th के बच्चों को ये पता है और ड्रॉपर को भी पता है कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हम आगे आगे जैसे चलेंगे, आगे आगे चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे, आपको चीजें क्लियर होती जाएगी, राइट। तो इसमें लिखेंगे सीजनल ब्रीडर्स में क्या आएंगे, ग्रुप ऑफ प्लांट्स and animals that reproduce during the specific time of the year, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखो, आपको जो
ओखरा है मीन्स भिंडी है, वो आपको विंटर्स में नहीं मिलती है। दैट मीन्स उसका जो रिप्रोडक्शन है, उसका जो ग्रोथ होती है, उसका जो भी पैटर्न है वो समर्स में होता है ना। जैसे कैरेट है, रेडिश है, वो आपको हमेशा समर्स में नहीं मिलती, विंटर्स में मिलती है। तो वो प्लांट्स ऐसे हैं जो विंटर लविंग है, वो विंटर में ग्रो करेंगे। तो उनका जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है वो किसके साथ चेंज हो रहा है? देयर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर vary according to फोटो पीरियड। ठीक है, फोटो पीरियड के साथ बदलता है। एंड फोटो पीरियड क्या है बेटा? फोटो पीरियड इज दी, फोटो पीरियड होता है ड्यूरेशन ऑफ डे लेंथ। किसको कितना डे चाहिए, किसको कितनी नाइट चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ डे लेंथ और ड्यूरेशन ऑफ नाइट लेंथ। कुछ होते हैं शॉर्ट डे प्लांट जिनको डे शॉर्ट चाहिए पर नाइट लॉन्ग चाहिए होती है। कुछ होते हैं लॉन्ग डे प्लांट जिनको लॉन्ग डेज चाहिए, शॉर्ट नाइट चाहिए होती है। ठीक है, सो ये आपका जो है सारे एग्जाम्पल्स हो गए कॉन्शियसनेस के बारे में। और इसमें आप सीजनल ब्रीडर्स में ना एक और बोल सकते हो, इसी के अंदर फर्दर एस्टिवेशन वगैरह के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, स्नेल्स में होता है ना। उसके बाद आप हाइबरनेशन के एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, जो कि पोलर बियर वगैरह करते हैं। लिख लो एग्जाम्पल, स्नेल्स, बियर, ये सब सीजनल ब्रीडर्स है। दे रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये कॉन्शियसनेस के सारे एग्जांपल्स हो गए। प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स पे आपने देख लिया। ह्यूमंस सारे अलग क्यों हैं बाकी एनिमल्स से, बाकी प्लांट्स वगैरह से? क्योंकि उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। पर सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग नहीं है। डिफाइनिंग कौन सी है? कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कर रहे हैं, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो। ठीक है, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन शो कर रहे हैं, तो वो डिफाइनिंग नहीं होगी। राइट, उसके बाद हमने देखा था मेटाबॉलिज्म के बारे में। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म क्या होता है, इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये एक सेल के अंदर होगी तभी ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो ये आज की वीडियो की है, पूरे लेक्चर है आपका। इसकी जो वीडियो है आपको वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी बेटा। कोई भी डाउट्स आता है आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, या फिर आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां पे भी अपने डाउट्स मेरे को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बताइए। और ये बिल्कुल फ्री वीडियोस है बेटा आपके लिए, कोई आपको इसके लिए पे करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नीट रिलेटेड कंटेंट आपको मिल रहा है। एक बार इसको पढ़ के, मेरे नोट्स को पढ़ के एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ के देखना, आपकी सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।